गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने कई क्लास में मिला जुला के डिस्कस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी और उनके एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत काम के हैं। आओ देखते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब हम कहते हैं VAB, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ ए as observed by B when B is apparently at rest। एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है लेकिन अपेरेंटली रेस्ट पे है, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज VA-VB। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप बोलोगे यहाँ तो कुछ लगाया नहीं आपने, इसका मतलब है ये ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बी जो है वीबी वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना। और जरूरत पड़ने पे हम बराबरी क्या करते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय हम दो वेक्टर को हमेशा ऐड करना पसंद करते हैं। तो ऐसा समझ सकते हो, या फिर अगर कहीं पे लिखा हुआ है V12, उसका मतलब भी वही हो गया V1 - V2। तो जैसा रिलेटिव वेलोसिटी होता है वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब हर वेक्टर क्वांटिटी रिलेटिव में आ सकता है। जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, जैसे आपको लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ C माइनस एक्सेलरेशन ऑफ D। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी आप नोट कर सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। तो हर चीज रिलेटिव में हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये सब जो है इनकी वेलोसिटीज हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इनको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है। तो आओ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम मेन बात पे आएंगे। जैसे पहले एक सिंपल ही ले लेते हैं, चलो। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है 1, और ये 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है 2। तो जब आप कहते हो कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 पे बैठ के 1 को देख रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आप 2 पे बैठ के 1 को देख रहे हो। तो आप इसको लिखोगे V1 - V2, एंड दिस कैन बी रिटन एज V1 प्लस माइनस V2। देख सकते हो 1 की वेलोसिटी है इधर, वो भी 10, V2 है इधर, लेकिन अपने को चाहिए -V2, तो वो इधर आ जाएगा, वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका मॉड
होगा 10 - 2 मतलब 8, और इसका मॉड का मतलब इसका मॉड, यानी कि आंसर आ गया कि वेलोसिटी इधर होगी और होगी 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि जब आप 1 को देख रहे हो तो 1 8 मीटर पर सेकेंड से भागता हुआ दिख रहा है, और ये जो 2 है वो रेस्ट पे है क्योंकि आप 2 पे बैठे हो। आपको लग रहा है कि 2 रेस्ट पे है और 1 भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? तो 8 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव का यही मतलब है। बाई चांस आपको चाहिए हो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, यानी v2 प्लस माइनस v1। v2 ध्यान से देखो तो इधर है 2, और v1 है आगे, लेकिन आपको चाहिए माइनस ऑफ v1, तो समझ में आ रहा है वो इधर आ जाएगा 10। मतलब जो नेट वेलोसिटी आएगा वो सही मायने में इधर आ रहा है, और कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। का मतलब ये हुआ कि जब आप 1 पे बैठ के 2 को देखोगे, जब आप 1 पे बैठ के 2 को देखोगे, तो ये 2 आपको इधर भागता हुआ दिखाई देगा विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। यही है रिलेटिव का मतलब। 1 एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है, 1 इज रेस्ट अपरेंटली एट रेस्ट। जैसे यहाँ 2 रेस्ट पे नहीं है, हमने ऐसा समझने के लिए बोला है, ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि ये 8 से भाग रहा है और ये अपरेंटली एट रेस्ट पे है। क्या बात समझ में आया? थोड़ा सा रिलेटिव को फील करो। हम एकदम एकदम 11th वाले बच्चों की तरह तुम लोग को स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझते जाना, फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। और थोड़ा सा देखते आओ। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। का नाम 1 कर लेते हैं, और ये एक पार्टिकल है, सपोज करो ये भाग रहा है 5 √मीटर पर सेकेंड से। दिस एंगल इज 45 डिग्री। कभी कभी आएगा, बताओ वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा। इसके एप्लीकेशन भी होना है, तो आओ समझाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप रेजोल्यूशन कर ले। समझ में आ रहा है कि ये वाला अपना 8 मीटर पर सेकेंड होगा, एंड दिस वन इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे ही जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो समझ में आ रहा है इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा 5, और इधर वाला कंपोनेंट भी आएगा 5। अब ध्यान से देखो, मान लो अपने को निकालना है v12, तो हम ये कह सकते हैं कि v12 का x कंपोनेंट आएगा, तो हटा देते हैं। v12 का x कंपोनेंट आई कैप प्लस v12 का y कंपोनेंट j कैप। तो आओ पहले हम x के अलोंग काम करते हैं और y के अलोंग काम करते हैं, जो अभी सीखे थे। तो जब हम कह रहे हैं कि 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में, मतलब आप 2 पे बैठ चुके हो, और जैसे आप 2 पे बैठ गए इसका मतलब 2 आपके लिए रुक चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? मतलब ऐसा कहानी लगेगा कि 2 पे आप बैठे हो एंड 2 इज एट रेस्ट, और 1 का इधर वाला जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 13 हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये वाला 6 का है और ये वाला 5 का है,
तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? भाई सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इधर भाग रहा है एक से, मतलब टू को लगेगा कि हम तो रेस्ट पे हैं और वन जो है वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। देखो तो ये एंगल निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। ये आपका वन है और ये 13 है, तो समझ में आ रहा है कि tan अल्फा जो आएगा वो आएगा 1/13। और जो वेलोसिटी का मॉड आएगा v12 का मॉड, v12 का जो मॉड आएगा वो आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। कितना आएगा बोल जरा ये? 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा रे? तो आप बोलोगे मतलब वन को लगेगा कि टू को लगेगा कि भैया हम तो रेस्ट पे हैं, वन जो है √70 से इधर भाग रहा है। अगर आप कहते हो नहीं हमको तो देखना है वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, चलो आ जाओ। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन देखना है तो ध्यान से देखो, मतलब इस बार आप वन पे बैठे हो, मतलब वन आपका रुका हुआ है, भागेगा सिर्फ टू। आओ देखते हैं, ये 5 का ये 8 का, तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। कितना आएगा बोलो? 13 हो जाएगा, ठीक कह रहे हैं। 13 लेकिन किधर, आई या माइनस आई? अब इसमें कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम एक एग्जांपल बताते सुनो। दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम तो रुके हुए हैं और अगला वाला बड़ा तेज भाग रहा है, लगता है ना सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो तो है ही है, साथ में आपके वाले ट्रेन का वेलोसिटी भी रिलेटिव में उसमें जुड़ चुका है। तो आप समझो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, आप वन पे बैठ के टू को देख रहे हो तो टू बड़ा तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी उनके ऐड हो गए होंगे। क्या फील आया? तो आप बोलोगे कि देखो भाई वन पे बैठा हुआ आदमी तो रुका हुआ है और ये इधर भाग रहा है 13 से। अब इसको देखो, ये 5 का है ये 6 का है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होना तो था 5 - 6 ऊपर, लेकिन चूंकि माइनस में आ रहा है इसका मतलब आ जाएगा 1 इधर, और दोनों का रिजल्टेंट समझ में आ रहा है कि आएगा इधर। तो आप देख सकते हो वही अल्फा उल्फा सब हम निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या बात? कहने का मतलब है कि या तो आप दोनों को चलाओ, दोनों चलते हैं तो हमें दिक्कत होता है, लेकिन एक रुका हुआ और एक चले तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो उसका कॉम्पनसेशन है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना? आओ देखते हैं, थोड़ा और सा समझते हैं। एक चलो आप भी देख लो। 10 मीटर पर सेकेंड and this angle is 37 डिग्री। और एक वेलोसिटी इधर है 10 का एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका नाम वन, इसका नाम टू। चलो अच्छे से मुझे फील करके बताओ, V12
और V21 एकदम बढ़िया से फील करके बताना एकदम। क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, कौन रेस्ट पे है, किधर भागता हुआ दिख रहा है, सब एकदम अच्छे से बताओ। हाँ आने दे, कोई बात नहीं। बताओ जरा फटाफट। तो देखो, अगर हम फिर से रेजोल्यूशन कर दें, समझ में आ रहा है कि इधर वाला आ जाएगा। ओहो, ऐसा दे दिए क्या गलती से? चलो ठीक है, जो भी है दे दिया तो दे दिए। और ये वाला समझ में आ रहा है अपने को 8 है, और ये वाला 6 है। हम एक करके दिखा रहे हैं, 2 पे बैठ के हम काम करके दिखाते हैं आपको। जब आप 2 पे बैठे हो तो आपको लगेगा कि 1 भाग रहा है इधर कितनी वेलोसिटी से, तो 6 - 10/√2 मीटर पर सेकंड, और साथ में ऊपर भागता हुआ नजर आएगा 8 - 10/√2 मीटर पर सेकंड। दोनों का रिजल्टेंट समझ में आता है कि इधर कहीं आएगा, तो एंगल वैंगल चाहेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो इस आदमी को लगेगा कि ये एक्चुअल में इधर भाग रहा है। हम बाद में देखेंगे इसके एप्लीकेशन बड़े जबरदस्त वाले होंगे। चलो आओ थोड़ा शुरू करते हैं अब। थोड़ा एप्लीकेशन समझाना शुरू करते हैं। नंबर 1, कोलिजन प्रॉब्लम्स। कोलिजन वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको रिलेटिव से कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वी से भाग रहा है और ये यू से भाग रहा है। ये है एल। कहता है बताओ ए बी को कितने टाइम के बाद कैच कर लेगा।
तो भाई दुविधा तो यहाँ पे ये है कि बी भी भाग रहा है और ए भी भाग रहा है, तो उससे अच्छा है कि तुम जाके बी पे बैठ जाओ। जैसे तुम बी पे जाके बैठ गए तो अब ए आपको भागता हुआ नजर आएगा विद वेलोसिटी वी ए बी। और साफ समझ में आ रहा है कि दिस सिचुएशन विल लुक्स लाइक कि वन आपको भागता हुआ नजर आएगा इधर विद वेलोसिटी v माइनस यू, और बी वे आदमी रेस्ट पे है। आपसे पूछ रहा है बताओ कि दोनों के बीच में टक्कर कब होगा, तो भैया बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल, वेलोसिटी है v माइनस यू, दोनों का मिलन हो जाएगा t इज इक्वल टू एल बाई वी माइनस यू। और इन दोनों का मिलन का मतलब है, इन दोनों का मिलन, इसका मतलब ए जो है वो बी को हिट कर जाएगा या ओवरटेक कर जाएगा एल बाई वी माइनस यू टाइम पे। ठीक वैसे एक और केस देखो। मान लो कि इधर कोई भाग रहा है वी से और एक भाग रहा है इधर यू से, ये बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन एल है। कहता है बताओ कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को हिट कर जाएगा। तो हमने क्या किया फिर वही, हम बोले यार दोनों भाग रहा है, झंझट कौन मोल ले, उससे अच्छा एक पे जाके बैठ जाओ। जैसे ही आप एक पे जाके बैठ गए तो बी आपको रुका हुआ नजर आएगा, बी आपको रुका हुआ नजर आएगा और ए आपको भागता हुआ दिखेगा विद वेलोसिटी v प्लस यू। डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल, तो समझ में आ रहा है कि दोनों के हिट करने का टाइम होगा एल बाई वी प्लस यू। अरे बोलो समझ में आया क्या क्या किए। थोड़ा सा और देखते हैं, आ जाओ। मान लो आपको दे दिया कि एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सलरेशन है सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी इस डायरेक्शन में। के पास u है 0, लेकिन इसका एक्सलरेशन है इधर मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस डिस्टेंस सपोज इज 100 मीटर। कहता है बताओ कितने टाइम के बाद वन टू को कैच कर लेगा, कैच कर पाएगा भी या नहीं, है ना, ये सब पूछता है। दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ये सब निकालना है आपको। तो फिर हम वही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम टू पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे ही हम टू पे जाके बैठ गए तो क्या सिनारियो बनेगा देखो। वन का इनिशियल वेलोसिटी इतना, टू का है ही नहीं। इसका मतलब वन हमको इतनी इनिशियल वेलोसिटी से भागता हुआ नजर आएगा, और ये अपना टू है और ये अपना वन है। तो अगर आप टू पे बैठ के वन को देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि जो वन है बड़ा तेजी से भाग रहा है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अब ऐसे लिख लेना, एक्सलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज एक्सलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सलरेशन ऑफ टू। एक्सलरेशन ऑफ वन इज टू माइनस आई एंड टू इज वन आई कैप, तो ये आ जाएगा 3 इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई। मतलब ये आपको इधर भागता हुआ नजर आएगा, कितने से, तो 3। कहता है बताओ कि 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 100 बेसिकली हमारा एस रिलेटिव है, यहाँ 100 डाल दिए। जहां जहां यू आ रहा है वहां 10 डाल दिए, जहां जहां ए आ रहा है वहां -3 डाल दिए इंटू स्क्वायर। टाइम निकाल के देखेंगे क्या आता है देखो, यानी 3t² बाई 2 -10t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस माइनस 100 -4 इंटू 100 इंटू 3/2। आप देख सकते हो
कि रूट के अंदर नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है कि वन कभी भी टू को कैच नहीं कर पाएगा। वन जो है वो टू को कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी और इसी में पूछ लेगा, बताओ कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा। आपको मान लो पूछ ले कि बताओ कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा। तो एक बात समझ में आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा है, इसकी कम है। तो स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन घटेगा, लेकिन टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसकी वेलोसिटी घट रही है। का मतलब ये है कि मिनिमम सेपरेशन तब आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ऐसा होगा। टी टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 10 - 2t। और टी टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 0 + t। तो आप देख सकते हो कि टाइम की वैल्यू आ गई 10/3 सेकेंड। यानी 10/3 सेकेंड पे जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा। अब 10/3 में ये कितना आगे बढ़ गया होगा, तो हाफ इंटू 1 × 100/9। उतने टाइम में ये कितना आगे बढ़ गया होगा, तो 10 × 1/3 माइनस हाफ इंटू 1/9। सॉरी 1/9 नहीं था ना, 10/3 था ना। तो ना आ जाएगा ना ऐसा। तो अब मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए 100 में इसको ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही हमारा मिनिमम सेपरेशन आएगा। कितना आएगा देख तो जरा। दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना आ रहा देखो तो। तो मिनिमम सेपरेशन आना चाहिए 100 + 100/18 माइनस 10/3 और प्लस 100/9। कितना आ गया देख जरा। तो ऐसा कर ले तो आ जाएगा 100 + 300/18 माइनस 10/3। इसको भी ऐसा कर ही दो, यानी 100 + 240/18। ये कटेगा क्या देख तो। कितना आएगा देख लो जरा। हाँ तो वही तो निकाले हैं। अरे पहले 100 था तो ये आगे बढ़ गया इतना और ये आगे बढ़ गया इतना। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, यहां से भी आ जाएगा। कितना आएगा देखना ये 6 हो गया क्या, और ये 80 हो गया मुझे लग रहा है। हाँ 80 हो गया। कितना आ गया ये, और कट जाएगा ना, 40/3 हो जाएगा। तो 340/3 आ रहा है। 100 से ऊपर जाएगा तो, नहीं नहीं नहीं, 100 से ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि मिनिमम सेपरेशन 100 ही हो जाएगा।
अगर मिनिमम सेपरेशन आप निकाल रहे हो और उसकी वैल्यू 100 से इतने से ज्यादा आ रही है तो वही आंसर हो जाएगा। गलत तो गलत है क्या? चेक कर लो ना। तो कोई काम करता हूँ, एक अच्छे डेटा के साथ करा देता हूँ, रुको, एक अच्छा डेटा के साथ कराता हूँ, देखो उसमें अच्छा आंसर आएगा। तो ले लो 10 मीटर पर सेकेंड का यू ले लो 0 और इसका एक्सलरेशन ले लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें अच्छा आंसर आएगा, फाइंड करो तो। और सेपरेशन ले लो 100 मीटर। पहले एक बार चेक करो कि ये दोनों एक दूसरे को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, चेक करो तो। पकड़ पाएगा तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो हम मिनिमम सेपरेशन निकाल लेंगे। अगर पकड़ पाएगा तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, और नहीं पकड़ पाया तो मिनिमम सेपरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा देखो। पहले तो ये मान के चलो कि पकड़ पाएगा, और देखो पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। नहीं पकड़ पा रहा है तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो निकाल लो। पहले तो चेक करो कि पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। नहीं मुस्कान, तूने ना गलत समझा है, गलत क्या समझा मैं समझाता हूँ, देखो। पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो क्या होगा, एस रिलेटिव 100, यू रिलेटिव 10, ए रिलेटिव -2। यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं ना। और ये डेटा सही है क्या, पहले चेक करो। अब मुस्कान तेरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, देखो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम यूज करें तो एस आ गया 100, यू आ गया 10 × टी माइनस इतना इंटू इतना, यानी टी स्क्वायर -10 t प्लस 100 = 0। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएगा। अब अगर नहीं पकड़ पाएगा तो मिनिमम से, अगर पकड़ पाता तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पकड़ नहीं पा रहा है तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, कैसे फाइंड करेगा देखो।
समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग का मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी तो वेलोसिटी नहीं है, टाइम बीतेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेपरेशन कम हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो आप पता करते हैं इसकी वेलोसिटी 10 कब होगी। तो आपने बोला जीरो है ही, 2 × t कर दो तो t की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ गया, तो 50 मीटर। और 5 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ गया, तो 25 मीटर। तो एस मिनिमम साफ समझ में आ रहा है कि 100 + 25 -50 यानी 75 मीटर। अब मुस्कान कह रही है कि सर हमारा तो आंसर कुछ और आ रहा है, तो हम समझते आओ मुस्कान का आंसर वो क्यों आ रहा है। ध्यान से सुन, यू रिलेटिव आपको दिया हुआ है, ए रिलेटिव आपको दिया हुआ है, और आपको टाइम पता है 5 सेकेंड, तो आप निकाल लिए कि एस रिलेटिव कितना होगा। तो आप बोले एस रिलेटिव होगा यू रिलेटिव इज 10, टाइम आया है 5 सेकेंड, हाफ ए रिलेटिव इज -2 × 5 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, क्या आ गया 50 -25 यानी कि 25 मीटर। ध्यान से सुनना मुस्कान जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब हम यहां से बैठ के देखते हैं तो 5 सेकंड में ये हमारे रेस्पेक्ट में 25 मीटर आगे बढ़ता है। तो 25 मीटर अगर आगे बढ़ा है तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रह गया। मुस्कान जी बात समझ में आया क्या। इतने टाइम में वो उसके रिलेटिव में 25 मीटर आगे बढ़ा है, तो बाकी जो सेपरेशन रह गया वही तो हमारा आंसर है। हाँ, तो रिलेटिव को फील करें, फील नहीं करने से बात नहीं बनेगा। अब एग्जाम में आ जाएगा, बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, बनाओ जरा। दोनों के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, जरा पता करो तो। दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। दोनों के बीच का सेपरेशन का ग्राफ टाइम के साथ अपने को बनाना है। देखते हैं, रुक जा शुभम। किसी भी टाइम टी पे दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिखा जाएगा, देखो अभी सेपरेशन है 100, तो टी टाइम में ये जितना भागेगा वो ऐड कर दो, और टी टाइम में ये जितना भागेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेपरेशन आ जाएगा 100 + 1/2 इंटू इतना -10 × t, यानी ये आ गया t² -10t + 100। आप समझ में आ रहा है कि एस और टी का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो बनने वाला है पैराबोला, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है।
क्या मतलब माउथ ऑफ द पैराबोला होगा अपवर्ड, और मिनिमम सेपरेशन हो रहा है कितने टाइम पे, तो 5 सेकंड पे, और मिनिमम सेपरेशन हो कितना रहा है, तो 75 का। ग्राफ कैसा बनेगा? यहीं पे बना लेते हैं। तो जीरो टाइम पे एस की वैल्यू है 100, और 5 सेकंड पे एस हो जाना है 75, यानी कुछ ऐसा। ये अपना 100, ये अपना 70, और माउथ ऑफ द पैराबोला दिख रहा है कि अपवर्ड है। ग्राफ ऐसे बनना चाहिए ना, देख दिख रहा है कि पहले 100 से घट के 75, वो सिमेट्रिकल है, हमसे बना नहीं है, आप देख लेना थोड़ा, कि 100 से घट के 75 हुआ, और 75 क्या फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे बोलो। देखो ग्राफ एक ऐसा चीज है जो कहीं पे भी फिट हो सकता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरत है इसके ऊपर। चलो और थोड़ा समझ, चलो एक और आप ट्राई करो। एक बॉडी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉडी का यू जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एक्सलरेशन है वो कुछ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन है 100 मीटर। ठीक है, पता करो। पता करो पहले एक दूसरे को कैच कर पाएंगे या नहीं। कैच कर पाएगा तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, और नहीं कैच कर पाया, ठीक है ना, कैच कर पाया तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, और नहीं कैच कर पाया तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो हम निकाल लेंगे। तो पहले आप देखो कि कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कैच अगर नहीं कर पाएगा तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो निकाल लो। तो आप वो भी आप तो एक तो टाइम, वेलोसिटी कब जीरो, वेलोसिटी कब सेम होगा उससे टाइम निकाल के, या तो एस वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर जो मुस्कान ने किया था वो कर लो। क्या आएगा देखो तो। इसी में मान लो बोल दिया कि दोनों के बीच का सेपरेशन का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ, ट्राई करो तो। प्लॉट दोनों के बीच का सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
भाई जब नहीं पकड़ पा रहा है तो सोचने का ही जरूरत नहीं है, तब तो समझ में आ रहा है ग्राफ एकदम एक लाइन में बनेगा ऐसा। खेल खत्म। कोऑर्डिनेट वगैरह मार्क करने को बोले तो कर दो। भाई नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले सेपरेशन घटेगा फिर बढ़ेगा, तो बना दिए। सोचना क्या है इसमें। और देखो, मान लो कि टावर वाले प्रॉब्लम्स किया करते थे हम लोग। एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। बताओ कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे, है ना। कोलिजन कहाँ पे होगा, किस ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे होगा, सब निकाल सकते हैं हम लोग। दिक्कत फिर हमारा वही है कि ए भी भाग रहा है और बी भी भाग रहा है, हम चाहते हैं नहीं एक भागे, तो हम आके बी पे बैठ गए, सॉरी ए पे बैठ गए। जब हम ए पे आके बैठ गए तो ए तो अपना रुक गया। अब जरा ध्यान बी पे लगाना है। बताओ, जब ए पे बैठ के हम बी को देखेंगे तो बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ। 20, ये 30, ये 10, तो दोनों का रिलेटिव निकाल लेंगे तो ये अपना 20 आ गया। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका भी एक्सलरेशन होगा -g और इसका भी एक्सलरेशन होगा -g। जब दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आ जाएगा 0। मतलब जब ए रुका हुआ होगा तो ऐसा लगेगा कि बी कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये रुका हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है 100 का तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा 5 सेकंड, दिख रहा है साफ साफ। अब आता है कि भैया समझ में एक तो आ गया कि 5 सेकंड के बाद टक्कर होगा। आता है कि बताओ कि टक्कर ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। तो अगर हम इसको देख लें कि 5 सेकंड में ये कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है टक्कर वहीं हुआ होगा। ऐसा तो हो भाई, दोनों टक्कर का मतलब है कि दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूर से खड़े होकर बोल देगा टक्कर, टक्कर हो जाएगा। तो 5 सेकंड में 30 वाला कहाँ है, हमको निकालना आता है काइनेमेटिक्स में, तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कोई रिलेटिव का आइडिया यूज नहीं करेंगे। एस हमको निकालना है, यू 30 टाइम 5, ए -10, और ये आ गया अपना 5 का स्क्वायर, कितना आ गया देख। ये हो गया 150 और ये हो गया 125, यानी कि 25 मीटर आ गया। यानी कोलिजन जो है ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई पे धड़ाम से आवाज किया होगा। अरे बात समझे क्या। तो रिलेटिव के बड़े फायदे हैं भैया, बहुत। और देखो, जैसे ये टावर है, एक बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिया गया और एक बॉल को यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया। 200 मीटर हाइट का वॉल है, ठीक है। पता करो कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा और किस हाइट पे कोलिजन होगा। टाइम तो मतलब देखते देखते आएगा।
और हाइट भी देखते देखते आ जाएगा। जल्दी बताओ। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा समझ में आएगा, देखो ध्यान से। ये अगर रुका हुआ है, हम इसी पे आके बैठ गए। जब आप इसी पे आके बैठ गए तो ये भाग रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई u रिलेटिव हो गई इतनी। और चूंकि दोनों का फ्री फॉल हो रहा है तो a रिलेटिव हो गया 0। 50 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, 200 मीटर ट्रैवल करना है, ऑब्वियसली टाइम 4 सेकंड होगा। अब 4 सेकंड में ये कहाँ होगा या फिर ये कहाँ होगा, निकाल लो तो समझ में आ रहा है। एक बात हम बताए थे, किसी बॉडी का मोशन जब फ्री फॉल होता है तो बॉडी टी टाइम में ऊपर से नीचे आती है हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर और टाइम है 5 सेकेंड, तो बॉडी ऊपर से कितना नीचे आ गई बताओ। 80 मीटर। तो समझ में आ गया कि कोलिजन हुआ होगा ग्राउंड से कितने मीटर की ऊंचाई पे। तो 20 मीटर की ऊंचाई पे। हाफ जी टी स्क्वायर देख लेना, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 16 आ गया ना, तो 80 मीटर आ गया है। तो कोलिजन इसके 80 मीटर नीचे आने के बाद टक्कर हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड से हाइट जो है 120 मीटर है। तो ऐसे प्रॉब्लम तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो और भी एक दो देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 30 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर का हाइट। पता करो कितने टाइम के बाद टक्कर होगा और कहाँ पे टक्कर होगा। बताओ। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप ऊपर वाले पे आके बैठ जाओ। जब आप ऊपर वाले पे बैठ गए तो ऊपर वाले के हिसाब से ऊपर वाला तो रेस्ट पे आ गया, और जो नीचे वाला है वो अपने को ऊपर भागता हुआ दिखेगा 40 मीटर पर सेकंड से। और एक्सीजन तो है नहीं, तो 40 की वेलोसिटी है, 120 मीटर ट्रैवल करना है, यानी टाइम आ गया 3 सेकंड। अब आता है कि टक्कर कहाँ होगा, तो समझ में आ रहा है कि यहीं से निकाल लो तो टक्कर आ जाएगा 40 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू -3 इंटू 9। तो 120 तो यही हो गया और 45 ये हो गया। कितना आ गया रे देख। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से यू रिलेटिव ले लिया है, इसको 30 करना पड़ेगा ना। ये 30 इंटू 3
यानी कि 90, यानी ग्राउंड से 45 मीटर के हाइट पे कोलिजन हुआ होगा। आ गया। तो कोलिजन वाले में हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना हम। आओ थोड़ा सा और समझाते हैं, देखो। दो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन देखते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो ये एक टावर है और ये एक टावर है। ऐसा एक बॉल को यहां से ऐसे फेंका गया, कुछ मान लो 25 मीटर पर सेकंड से। दिस एंगल इज 37 डिग्री। और यहां से 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इधर फेंक दिया है। हाइट भी अपने को देना पड़ेगा। तो हाइट हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लो 40 मीटर, और इसको ले लेते हैं 120 मीटर। तो दो प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया गया, ठीक है ना। नीचे लिखो, if the projectiles collide in midair, if the projectiles collide in midair, then find A में the time after which the collision will take place, B में height of collision point from the ground, height of collision point from the ground, और C में the value of x। चलो ट्राई करो। तो और भी लेंदी हम कर सकते थे, वेलोसिटी वेलोसिटी पूछ के और लेंदी कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने। हाँ ना, कोलिजन क्यों नहीं हो रहा है, वो तो बोल रहा है कोलिजन हो रहा है। होगा होगा, ध्यान से देख। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, गड़बड़ है गड़बड़, एक मिनट रुको रुको रुको, वो ठीक कर दे, रुको। ये जो 120 दिया है ना, इसको चेंज कर दो। इसको कर दो 48 मीटर कर दो। 48 नहीं करोगे तो हाँ 48 ही करो। 48 मीटर करो, ट्राई करो।
हम्म। पहला तीसरा तो ठीक लग रहा है, दूसरा देखते हैं, मुझे आंसर याद है नहीं। देखो, पहला काम है रेजोल्यूशन कर लो। तो समझ में आ रहा है कि ये वाला अपना 20 और ये वाला कितना आएगा? 15 आएगा ना ये। और वो तो अपना रेजोल्यूशन है ही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ के चीजों को देखते हैं। तो जब आप वहां बैठ के देखोगे तो कहानी ऐसा दिखेगा, ये अपना एक टावर। तो आपको लगेगा कि ये इधर भाग रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। और आप इस टावर के ऊपर रेस्ट पे हो, बैठे हुए हो आराम से। तो एक बात समझ में आता है कि अगर समझ में आ रहा है दोनों का ए रिलेटिव जीरो होना है। यानी अगर इसको हिट करना है तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है पक्का इसी की तरफ डायरेक्टेड होगी। नहीं होगी तो कोलिजन होगा ही नहीं। देखो दिख रहा है, ये अपना 15 और ये अपना 10। ध्यान से देखो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर आ रहा है। 8 मीटर ही है ना? हाँ, 8 मीटर ही है। तो आप लिख पाओगे कि 15 × T मस्ट बी इक्वल टू 8। तो टी की वैल्यू आ गई 8/15। ठीक है, टाइम तो आ गया अपना। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू निकालने का एक उपाय ये हो सकता है कि इतने ही टाइम में जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो एक्स है, तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 40 × 8/15। या फिर एक दूसरा उपाय और हो सकता था कि इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते थे कि 15/40
मस्ट बी इक्वल टू 8/x। तो भी देखो x आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा है वैसे तो। और कह रहा है बताओ कि किस हाइट पे कोलिजन होगा, तो समझ में आता है कि इतने टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 20 × 8/15, ये वाला। और नीचे कितना आया होगा, तो वही ½ GT²। टी का स्क्वायर, टी का मतलब 8/15 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो जो चाहेंगे सब निकाल लेंगे। अब ये वाला अगर पता है तो ग्राउंड से कितना हाइट होगा वो भी निकाला जा सकता है। कैलकुलेशन सुबह में गड़बड़ किया था इसका मतलब। अरे ठीक आ रहा है ना, देख। नहीं, ए रिलेटिव 20 नहीं होगा ना। अरे दो फ्री फॉल अगर हो रहा है तो ए रिलेटिव तो 0 ही होगा। तो सोचना ही नहीं है। और देखो एक, 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, देखो तो ले लो। थोड़ा ले लो जो भी है, बिना कौन दिमाग लगाए। तो 50 मीटर ले लो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो फाइंड करो कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा, किस हाइट पे कोलिजन होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सारा पार्ट फाइंड करो। टाइम क्या होगा, हाइट क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी।
देखो फिर वही करते हैं, आ जाओ। रेजोल्यूशन करेंगे तो ये अपना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये अपना 15 मीटर पर सेकंड, ये अपना 10 मीटर पर सेकंड, और ये अपना 10 मीटर पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, यहीं बैठ जाते हैं। अगर वहां बैठ के हम इसको देखें तो उसका पाथ कैसा नजर आएगा? आओ देखते हैं। तो ये वाला 10 और वो वाला 20, तो टोटल तो हो गया 30 इधर। और ऊपर की तरफ देख लो, 10 और ये 15 हो गया 25। समझ में आ रहा है कि अगर दोनों को टकराना है तो इसकी नेट वेलोसिटी पक्का इसी के अलोंग डायरेक्टेड होनी चाहिए। ये 25 मीटर पर सेकंड, ये अल्फा तो देखो दिखने लगा है। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 25, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी रिलेटिव एक्सिस है नहीं। और ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है ये है 50 मीटर। तो समझ में आ रहा है कि ये 25 ये 50, तो टाइम हो गया 2 सेकंड। यानी 2 सेकंड के बाद टक्कर होने वाला है दोनों के बीच का, तो 2 सेकंड में कुछ ऐसा कहानी बना होगा और दोनों टकरा गया होगा। तो 2 सेकंड के बाद अगर हमको हाइट निकालना है तो यहीं से निकाल लो। कितना आ जाएगा? 10 × 2 -½ × 10 × 2 का स्क्वायर। देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ? बॉल जो टक्कर मारा होगा ना, एकदम इसी के लेवल पे आके टक्कर मारा होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि कोलिजन जो हुआ होगा वो ग्राउंड से 50 मीटर की हाइट पे हुआ होगा। 2 सेकंड पे कोलिजन हुआ होगा, और एक्स की वैल्यू निकालना है तो सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया यूज कर लो। 50/x मस्ट बी इक्वल टू 25/30। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 × 30/25, यानी कि टोटल आ गया 60 मीटर। अरे बोलो, सही किए हो क्या? अब एक बात बताओ, सुनो, नहीं चलेगा तो एक छोटा सा बात यहीं पे लिख लो तो। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल path of a projectile as seen by the observer on the ground path of projectile as seen by the observer on the ground is a parabola whereas path of one projectile whereas path of one projectile as seen from another projectile path of one projectile as seen from another projectile is always a straight line। यहीं देख लो ना, जब हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो इसके बाद वेलोसिटी आ रही है ये और ये, और एक्सलरेशन नहीं है।
तो ये उधर ही भागेगा जिधर इनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा, तो पाथ जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अनदर प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन? समझ में आ रहा है कि और समझाएं, बताओ। अब सुनो, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका गया, और यहां से एक और प्रोजेक्टाइल को वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका गया। ये वन, ये टू। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन, find the minimum possible separation between the two projectiles पता करो। कह रहा बताओ जी, मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में कितना होगा, कब होगा, ये सब पूछ लेगा। के लिए ये डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, ले लो आप, चलो पता करो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, कब होगा। नेट सेपरेशन, पूरा सेपरेशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं, वो सब आपको पता है ना। हमको सेपरेशन चाहिए दोनों के बीच का। हाँ ठीक है शुभम जी। हाँ मिनिमम सेपरेशन एच ही हो जाएगा। रीजन बड़ा सिंपल, फिर से वही रेजोल्यूशन करो। समझ में आ रहा है कि इधर वाली वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस थीटा, और इधर वाली वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा। इधर वाली वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस थीटा, इधर वाली वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा। तो हम इसी पे बैठ जाते हैं। जब हम इस पे बैठ के देखेंगे तो कहानी हमको दिखेगा कुछ ऐसा कि ये अपना रुका हुआ है, और इसको अगर देखेंगे तो ये इधर भागता हुआ नजर आएगा अपने को टू वी नॉट कॉस थीटा से, और ये वाला वी नॉट साइन थीटा, वो वी नॉट साइन थीटा कैंसिल, और ए रिलेटिव भी जीरो। मतलब वन यहाँ पे रुका हुआ है और टू अपना भाग रहा है, तो देखो सेपरेशन दिख रहा है ना। पहले सेपरेशन ये होगा, फिर सेपरेशन ये होगा, फिर सेपरेशन ये होगा, फिर सेपरेशन ये होगा। समझ में आ रहा है, जब यहाँ आएगा तो सेपरेशन मिनिमम होगा, और फिर सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो समझ में आता है कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा, और वैल्यू हो गई L/।
2v0 cos थीटा एस मिनिमम, तो अपना एच ही हो गया, खेल हो गया खत्म। देखो, तो ये तो हो गया कि प्रोजेक्टाइल में कैसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाओ में, चले गो, टाइम ऑफ कन्वर्जिंग, टाइम ऑफ कन्वर्जिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो टाइम ऑफ कन्वर्जिंग बनेगा क्या, क्या है, देखो छोड़ो, बना देते। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है जो कि भाग रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है, और सबकी वेलोसिटी v है, और ए चाहता है बी को कैच करना, बी चाहता है सी को कैच करना, सी चाहता है ए को कैच करना। कहता है बताओ कितने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे, तीनों कहाँ मिलेंगे, तीनों मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये सब पूछता है। ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में तो इसको लग रहा था कि अरे चलो उधर भागते, बी उधर है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ा होगा कि ए को रियलाइज होगा कि अरे बी तो वहां है ही नहीं, अब बी तो अब यहाँ आ गया है, तो ये बोलेगा एक काम करो, अब रास्ता अपना बदल दो, ये आ जाएगा ऐसे। अब जो है इधर भागना स्टार्ट करेगा, ठीक वैसे ही बी जो है इधर भागना स्टार्ट, और ये इधर भागना स्टार्ट। कुछ देर तक गया होगा कि नहीं गया होगा, इसको रियलाइज होगा कि अरे अब तो ये वहां है ही नहीं, वो तो और आगे बढ़ चुका है, तो अपना रास्ता फिर से बदलेगा, ऐसा कहानी नजर आएगा। फिर वही कहानी होगा, उसको लगेगा अरे अरे अभी रास्ते में जाके फायदा तो है नहीं, वो तो यहाँ पहुंच चुका है, तो अपना रास्ता फिर से बदलेगा। और ऐसे करते 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 आप समझ रहे हो कि सेपरेशन दोनों के बीच में घटता जा रहा है, हर दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन घट रहा है, देखो। और आपको लग रहा होगा अरे यार तो सर तो बड़ा जबरदस्त ज्योमेट्री बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो मेरा कलाकारी भी बहुत जबरदस्त है। मालूम चला फिर कुछ ऐसा बनेगा। तो समझ में आ रहा है कि भैया ये लोग मिलने वाला है कहाँ पे, कहाँ मिलेगा, ये समझ में आ रहा है क्या। तो देखोगे पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, बड़ा अच्छा डायग्राम और मन खुश। वैसे एक बात बताओ, ये लोग मिलेंगे कहाँ पे। ऑब्वियसली ऐसा पॉइंट जो तीनों के रेस्पेक्ट में एकदम सिमेट्रिकल होगा, वो एक ही पॉइंट है सेंट्रॉइड, तो वहीं मिलेंगे। अब बात आता है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे। देखो डायग्राम तो बस मैंने कलाकारी दिखाने के लिए कर दिया है, ठीक है ना, डायग्राम का कोई रोल नहीं है, बुकों में ऐसा बना हुआ रहता है तो बच्चे पूछते हैं तो मैंने बना दिया है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। तीनों की कहानी एकदम आइडेंटिकल है, नहीं तो क्या होगा।
अगर दो का वेलोसिटी को सेम कर दो, तीसरे को कम कर दो, तो मालूम चला दो पहले सेंट्रॉइड पे पहुंच जाएगा और तीसरे का वेट कर रहा होगा कि तीसरा कब आएगा। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, जिससे तीनों एक ही टाइम पे सेंट्रॉइड पे पहुंचेंगे। हाँ, हमको उससे मतलब नहीं है, हम देख क्या रहे हैं कि ए और बी के बीच का सेपरेशन जीरो हो गया है। ठीक वैसे बी और सी के बीच का सेपरेशन भी जीरो हो गया है, सी और ए के बीच का सेपरेशन भी जीरो हो गया है। तो कोई दो को पकड़ लो, जैसे हम ए और बी को पकड़ रहे हैं, ये ए और ये बी, ये इधर भी से भाग रहा है और ये अपना 60 का एंगल है, और ये इधर भी से भाग रहा है और ये अपना एल है। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग का मतलब ये होगा कि दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कब जीरो होगा, या फिर इन दोनों के बीच का कब जीरो होगा, या तो इन दोनों के बीच का जीरो कम होगा। तीनों की कहानी एकदम आइडेंटिकल है, तो मैंने इसको पकड़ लिया है। फिर से करेंगे रेजोल्यूशन। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इधर वाली वेलोसिटी लेंगे तो आ जाएगा v/2, इधर वाली वेलोसिटी लेंगे तो आएगा v√3/2। एक बात बताओ, हम जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कब जीरो होगा। उसके लिए हमारा टाइम सीधा बताओ कितना आएगा, आज ही सीखे हम लोग। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कब जीरो होगा, तो समझ में आता है। तो बताओ 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 बताओ। दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कब जीरो होगा, तो साफ दिखाई पड़ रहा है सेपरेशन है एल। क्या हमको सिर्फ इससे और इससे मतलब है, जो कि दोनों जुड़ेगा, यानी आंसर आया ऐसा, यानी 12/dv। यानी तीनों पार्टिकल इतने टाइम के बाद सेंटर पे मिलेंगे। अब एक बात सुनो, ये जो पार्टिकल का पाथ है ना, ये वाला पाथ, ये बहुत खतरनाक पाथ होता है। ये हम निकाल विकाल नहीं सकेंगे। आप बोलोगे इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते इसका, लेकिन एक बड़ा मजेदार बात निकाल सकते हैं। क्या मजेदार बात निकाल सकते हैं? इस वाले की लेंथ बता सकते हैं हम लोग। ये जो लेंथ है ना, ये बता सकते हैं हम लोग। कैसे बता सकते हो, बताना जरा। स्पीड कांस्टेंट है। टाइम पता है तो क्या डिस्टेंस कवर्ड नहीं आ जाएगा? तो डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट है, मतलब v, और टाइम आया था 12/3, v काट दो। इसका मतलब ये लोग जो लेंथ ये दिख रहा है ना खतरनाक वाला, दिस लेंथ इज 12/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अरे बोलो। इसलिए हम कैलकुलेट कर पाए क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो कैलकुलेशन होगा भी नहीं। चलो एक काम करो, अब एक दो आप फटाफट जरा कर लो। कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल आंसर बता दो। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ कन्वर्जिंग इन केस ऑफ स्क्वायर? बी से भाग रहा है, बी से भाग रहा है, बी से भाग रहा है, बी से भाग रहा है। पता करो, फटाफट देख के बता दो। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग यहाँ कितना होगा, और रेगुलर हेक्सागन भी एक कर ही लेते हैं।
जल्दी बताओ। इसका कलाकारी अपना घर पे कर लेना, ठीक है ना। कभी जब का पाथ भी ऐसे ही बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा। बस ये सब जो पाथ, इसका लेंथ कितना है समझ में आ रहा है? हाँ एल है, जो कि और किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। रेगुलर हेक्सागन में बता दो। रेगुलर हेक्सागन में भी अपना कलाकारी करके देख लेना, बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है ये भी। तो रेगुलर हेक्सागन में समझ में आ रहा है कि इधर है V और इधर है अपना V और इधर अपना 60, ये अपना V/2, यानी आंसर L/V/2, यानी कि 2L/V। अरे बोलो हाँ कि ना। चलो इसको ना जनरलाइज कर लेते हैं, नीचे लिखो। इन केस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो ये एंगल हो जाएगा 2π/n। और वही कहानी है, हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है जो कि भाग रहा है। टाइम ऑफ कन्वर्जिंग की वैल्यू बताइए। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ कन्वर्जिंग इन केस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन? बताओ जरा। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल भी जो होता है ये वही 2π/n होता है। समझ में आ रहा है कि जो टाइम ऑफ कन्वर्जिंग आएगा वो आएगा L/V - V cos 2π/n। तो आप इसमें एक काम करो, यहाँ से V कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 - cos 2π/n, यानी आ जाएगा L/V। एंड 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2, यानी आंसर आ गया L/2 V sin² π/n। नहीं तनिष्क, ये वाला एंगल जो है ना वही होता है जो ये वाला एंगल होता है, और n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ये वाला एंगल 2π/n, तो ये भी वही हो गया। इसको ना रिजल्ट की तरह याद रखो, अगर आप याद रख पाते हो तो L/2 V sin²π/n। अगर आपको ट्रायंगल का केस दिया है, n की वैल्यू 3 डाल दो, देखो वही आंसर आ जाएगा। स्क्वायर दिया है, पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है, जो भी दिया है n की वैल्यू डालते जाओ, सब आंसर आ जाएगा। चेक करके देखो तो आ रहा है क्या? वैसे तो आएगा ही, लेकिन फिर भी चेक करके देख लो एक बार। ट्रायंगल में n की वैल्यू को 3 डाल के देखो, तो आंसर आएगा L/2
बी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना हो गया, √3/2 यानी 3/4। देख सकते हो 12/3 भी आ गया। आप अगर स्क्वायर में चेक करना चाहते हो एन की वैल्यू को 4 डाल के देखो तो आंसर आ जाएगा L/2V साइन स्क्वायर π/4, यानी ये L/V आ गया जो आया था। हेक्सागन में चाहिए एन की वैल्यू 6 डाल दो, सब आ जाएगा, देख लो। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? चलो आज की क्लास यहीं पे द एंड कर रहे हैं, और भी रिलेटिव की चीजें धीरे धीरे हम लोग करेंगे। नोट्स जनरेट कर दे रहे, देख लो।